कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी आज शाम 5 बजे पटना मुख्यालय में जीत का जश्न भी मनाते हुए देखी जाएगी। राघोपुर सीट से 16वें राउंड की काउंटिंग के बाद तेजस्वी यादव 9,912 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। राकेश जी देखिए, तेजस्वी यादव अभी तक 10,000 वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब 16 राउंड की काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और 9,000 से अधिक वोटों से अब पीछे चल रहे हैं। हाँ, 24 राउंड की है, अभी कुछ राउंड है, कवर कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल लग रहा है। तेजस्वी यादव का हार उनके राजनीतिक सर्वाइवल के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि एरोगेंस आ गई थी। जो आदमी इतना घमंड में था कि अपने भाई को ही घर से बाहर निकलवा दिया, उस आदमी को हारने से क्या होगा ना, कि उसकी राजनीति में निखार आती है। जब आप मैदान में होते हैं ना, कई चीज आपको नहीं दिखती है। जब आप मैदान से बाहर आते हैं तो आपको लगता है कि गेंद कूदने पर गिर रही थी तो कट रही थी, इस पॉइंट पर गिर रही थी तो स्विंग कर रही थी, तो आप देख पाते हैं। तो कई बार मैदान के बाहर होना बेहतर के लिए, देखिए युवा है, मेरा उनको सलाह है, बल्कि आपको बता दूं कि मैंने उनको बताया भी था, सलाह का दिया, मेरा तो खैर निजी भी है। उनको मैंने बताया था कि आपने 2 बड़ी मिस्टेक की है। आप जंगल राज से तब तक मुक्त नहीं माने जाएंगे जब तक जंगली लोगों को अपने साथ रखेंगे। आप माफिया को टिकट दे रहे हैं तो कैसे कहेंगे कि मैं लालू प्रसाद के जंगल राज से बाहर का आदमी हूँ। आप जिस तरह से अखिलेश यादव ने डी यादव को सरेआम कहा कि मैं टिकट नहीं दूंगा, शिवपाल बड़ी मुश्किल की, बड़ा लगे शिवपाल की नहीं 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 नहीं, लेकिन अखिलेश ने एक स्टैंड लिया। लेकिन बाद में अखिलेश फिर उसी धारा में आ गए, जिसका परिणाम हुआ कि अखिलेश को नुकसान उठाना पड़ा। तेजस्वी को चाहिए कि वो एकदम एक लाइन ले ले कि मुझे पत्रकारिता में है, एक लंबा अरसा हो चुका है आपको। हम तो आपके सामने बच्चे हैं, लेकिन आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि अब तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं बिहार में और आज जो नतीजे सामने आए, दोनों में क्या खास अंतर दिख रहा है आपको? देखिए, वैसे 2010 में भी बढ़िया बहुमत आई थी इस गठबंधन को। अब की बार सिर्फ एक ही चीज आया है कि एनडीए पूरी एकजुट होकर लड़ी थी, और उसका 2 कारण है, मेरे को पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, पिछला बार जब चुनाव 2020 हुआ था तो नीतीश कुमार अड़ गए थे, कुछ बातों पर नहीं भाजपा की बात माना था, तो उन्होंने तेजस्वी चिराग चलिए ठीक है, हम अश्विन के पास चले जाते हैं। अश्विन देखिए, जिस तरीके से पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो संघ के साथ बीजेपी की थोड़ी अनबन चल रही थी, संघ की बातें बीजेपी ने नहीं मानी, और बीजेपी ने जब बात नहीं मानी तो उसका खामियाजा भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झेलना पड़ा था। लेकिन अंदर खाने संघ की जो मजबूती है वो बहुत मायने रखती है। बिहार में संघ घर घर तक पहुंचा हुआ है, रोटी तक पहुंचा हुआ है संघ। तो कहा जाता है इस बार बीजेपी ने अपनी भूल को सुधारा और संघ के साथ मिलकर, हालांकि संघ खुलकर सामने नहीं आता है, लेकिन बिहार की जनता के दिलों में राज करता है, ऐसा कहा जाता है। अश्विन, सोनम, तो संघ के साथ साथ अभी ये भी समझिएगा कि आप 2 इसमें पहलुओं को समझिएगा। संघ में प्रचारक जो अपना घर द्वार सब त्याग के वो एक प्रचारक बनते हैं, और जिले के साथ साथ समन्वय भी बनाए जाते हैं, वो तहसील पे रहते हैं, जहां रह के विधानसभा के अकॉर्डिंग वो लोगों के यहाँ जनसंपर्क करते हैं, लोगों से यहाँ जुड़ते हैं, और राजनीतिक बातें न करके समाज में किस तरीके से लोगों की मदद की जा सकती है, राष्ट्र के प्रति हमारी दायित्व तो कैसा है, उन पहलुओं पे वो चर्चा करते हैं और अपनी शाखाएं भी लगाते हैं। आप इसमें संघ के साथ साथ बीजेपी को समझिए, आप एक पहलू दूसरा पहलू समझिए। इस बार नहीं, हर बार बीजेपी अपने चुनाव में देश के हर राज्यों से प्रवास के रूप में महिला हो पुरुष हो कार्यकर्ता आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं एक विधानसभा में था जहां मुझे कुछ महिलाएं मिली जो साड़ी खरीद रही थी। मैंने उनकी बातचीत हाव भाव से लगा कि वो बिहार की नहीं है। मैंने उनसे जब पूछा, पता चला गुजरात से हैं, और वो
पिछले 100 दिनों से प्रवास पे थी। ऐसे यूपी से बहुत सारे युवा कार्यकर्ता हैं जो जाके वहां कैंपेन कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और बीजेपी की सबसे खास बात है ना, वो पन्ना प्रमुख बनाती है। पन्ना प्रमुख एक जो चुनाव आयोग है, एक पन्ने पे 27 लोग की होती है, उनको तक फिल्टर करते हैं। एक बूथ पे कमेटी बनाते हैं, अध्यक्ष के साथ 27 लोग होते हैं। वो अपने बूथ पे किस तरीके से लोगों से जुड़े, उनसे बातचीत करें और मतदान के दिन उन्हें लाने का प्रयास कैसे करें, इन सब पहलुओं पे बारीकी से 1-2 दिन नहीं, वो बीजेपी कहते हैं ना कि 12 महीने और 24/7 वो एक्टिव रहती है, चुनाव मोड पे रहती है। और उसका नतीजा है कि आज के समय में किस तरीके से उनकी बात, जैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बात हो या कोई भी योजना हो, उसे घर घर तक कैसे पहुंचाया जा सके और किस तरीके से वोटर को लिस्टेड किया जा सके, उनको फाइंड आउट किया जा सके। जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि बिहार चुनाव में हमारे नाम काट दिए गए, नाम कटवा दिए गए, वहां नाम को कैसे जोड़ना है और जिनका नाम कटा है उनको कैसे जोड़ना। बीजेपी कार्यकर्ता बूथ लेवल की जो उनकी कमेटी है उस पर बहुत बारीकी से काम करती है। प्रधानमंत्री की रैली हो, किसी की रैली, वहां कार्यकर्ता किस तरीके से अपने बूथ के लोगों को ले जाना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पर राकेश जी भी सहमत होंगे एक लंबे वर्ष से कि पन्ना प्रमुख संघ के प्रचारक से लेके कार्यकर्ता, इस तरीके से एक्टिविटीज आपने पहले भी देखी होगी और इनकी एक बहुत बड़ी ताकत आप मानते होंगे राकेश जी। हाँ देखिए, वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जैसे कि आपने कहा कि वो 24/7 चुनावी मोड में रहती है और राजनीति में ही रहती है। उसके उलट क्या होता है कि कांग्रेस सीजनल पॉलिटिक्स करती है। कांग्रेस के जो अभी सर्वोच्च, वो बेशक अध्यक्ष नहीं है लेकिन सुपर से ऊपर के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, जिस मुद्दे को लेकर के 16 दिन बिहार का टाइम बर्बाद किया, जब चुनाव आया तो एक भी आदमी ने वोट चोरी का मुद्दा ही नहीं बनाया। दूसरा क्या है कि अभी मिड टर्म है, आज फाइनल अंतिम है, ये मतलब सब लोग अपनी पूरी जोर लगा देते हैं और 90% नेताओं पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का केस लगता है कि आप नियत समय से ज्यादा देर तक प्रचार कर रहे हैं। सभी का होता है और आप जंगल सफारी कर रहे हैं। भाई किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप मेन चुनाव में आप जंगल सफारी का आनंद ले रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि ये सीरियस नहीं है। और एक सबसे बड़ा जो आरोप मैं लगा रहा हूं और चिंता जाहिर कर रहा हूं कि राहुल गांधी का कोई विदेश में बिजनेस नहीं है, ऐसा उन्होंने एफिडेविट में दिया नहीं है। ना ही उनका कोई फैमिली है, परिवार है जो विदेश में रहता है, ना ही आप भारत सरकार के किसी ऐसे कमेटी में है जिसको विदेश दौरा करना पड़ता है। तो आप बार बार मेन लोकसभा चल रहा है आप विदेश चले जा रहे हैं, चुनाव चल रहा है आप विदेश चले जा रहे हैं। उस मेन टाइम पर आप विदेश में होते हैं जब आपको देश में जरूरत पड़ती है। तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है कि आप हर बार, या तो आप हल्के आदमी हैं, आप सीरियस नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं राज परिवार में जन्म ले लिया हूं और मेरा खड़ाऊ ही चलेगा, और उस तरफ मोदी है कि आप समझिए कि एक आदमी के पास देश के प्रधानमंत्री का दायित्व, वो आदमी रोड शो कर रहा है। एक आदमी के पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसी भारी भरकम दायित्व, इस देश में प्रधानमंत्री का दूसरा सबसे व्यस्त आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो सबसे ज्यादा कार्यक्रम कर रहा है, रोड शो कर रहा है, रैली कर रहा है। एक आदमी जिसका उम्र अब थकान का हो गया, आप उसको शारीरिक रूप से लाचार और अक्षम घोषित कर चुके हैं, वो 200 किलोमीटर बाई रोड जा रहा है। तो जनता आखिर क्यों नहीं देगी एनडीए गठबंधन को? यही कारण बता दीजिए। उसका मुख्यमंत्री बेदाग है, उसका मुख्यमंत्री हर तरह से सक्षम है, तो मैं क्यों नहीं वोट दूंगा? और दूसरा गठबंधन है कि आपस में लड़ रहा है। मुकेश सहनी को आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे, लेकिन शक्ति सिंह यादव आरजेडी प्रवक्ता हैं, उनका कुछ रिएक्शन भी सामने आया, आपको सुनवाते हैं। देखिए, बिहार के जो चुनाव के परिणाम के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान देख रहे हैं, ये ईवीएम की सुनामी है। वास्तविक जो धरातल की स्थिति थी उससे कोसों दूर है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये सुनामी बिहार के तकदीर में बड़ा ही भयावह होने वाला है और बिहार का भला भी भगवान ही करेंगे। बिहारी बाहर जाके पिटते हैं, बिहारी 2 जन की रोटी के लिए जिल्लत सहते हैं, लेकिन जो धरातल पर जो जन सैलाब था और मतों में तब्दील न होना, ये ईवीएम की सुनामी है और ये बात पहले ही से आशंका थी, वही हुआ है।
देखिए राकेश जी, आरजेडी की तरफ से ठीकरा ईवीएम पे फोड़ दिया गया है। उन्होंने कह दिया कि ये सुनामी ईवीएम की सुनामी है। इसको पहले से जनता और आरजेडी समझ रही थी कि यही होने वाला है। ना ना अब देखिए ये हार रहे हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। ना 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 हारने का एक कारण यह भी है, जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो एक 5 साल की 8 साल का बच्चा तमंचे की बात कर रहा था, तो बिहारियों को लगा कि यार ये 5 साल का लड़का तमंचा चला रहा है तो 50 साल वाला क्या करेगा। यह कारण है। दूसरा कारण कि जितने यादव बिरादरी के लोग थे, एक चुना हुआ विधायक जो कि लालू प्रसाद में मंत्री भी था, वो कह रहा है कि देखिए अब तो मिश्रा, तिवारी, लाला, अब ये लोग बिहार में रह सकते हैं, मतलब ऐसा सब सुनिए उसका टोन, रह सकते हैं लेकिन अब आप लाइमलाइट में नहीं रहेंगे, अब आप कहीं रह नहीं सकते, अब अहिर का बेटा ही बिहार का तकदीर है, आपको इजाजत है आप रह लीजिएगा। मतलब बताइए, बिहार के लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो आज ही से कहना शुरू कर दिया है कि अब यहाँ पर अहिरे रहेगा, बाकी लोग नहीं रहेंगे, तो नेक्स्ट रेस्ट अहिर जो है वो कहा गया अरे तो हमारा सर्वाइवल कैसे होगा। और उसके सामने एग्जाम्पल है कि मुख्य मतलब IAS अफसर की बीबी को एक यादव विधायक का बेटा उठा कर रख लिया और वो बेचारा FIR तक नहीं करवा पाया, पूरे चुनाव में मुद्दा रहा। देखिए ना, जनता ने भी दिखा दिया ना कि अहिरवा रहेगा कि कौन रहेगा, वो तो जनता ने दिखाई दिया। बिल्कुल दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया, एकदम दिखा दिया। यही भाषा कि ये सुनामी है और जनता रोड पर आई। अरे भाई किसने बोला था आप कंपनी ना बनाइए। 95 से 2000 कि बिहारी बहरवा जाके पीटते हैं, कुटाते हैं, अब बिहारी बहरवा वाले इनके चुने हैं तो फिर से कुटाएंगे। अब बताइए, ये इनके बयान है। नहीं 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव ने किसी कंपनी का फीता काटा है? पूछ लेते इनसे कि कोई कंपनी लाए हैं। इनका बेटा किसी उद्योग घराने में जाकर मुलाकात किया है कि आइए हम विपक्ष के नेता हैं, हम आपको वेलकम कर रहे हैं, आइए बिहार में कंपनी बनवाइए, ऐसा उन्होंने कभी किया है? तो इनके मगजवा में ना आया ना, ये अगर समझ गए नहीं होती तो ये चुनाव जीत गए ना ही। अगर अपना लोग बुझा गए रहे तो लोग राजनीतिक में बाहर ना हो, लेकिन असल में का बात बाटे कि चीज बुझाता अंदर से तो लोग, लेकिन बहरी लोग नहीं के कल चाहते। हाँ, अब भारत राकेश जी एक सवाल है, सोनम जी इनसे पूछिएगा। सोनम जी राकेश जी से पूछिएगा कि तेजस्वी कहते हैं कि जब वो डिप्टी सीएम बने थे, जितना नीतीश कुमार ने नौकरी नहीं दिया, उन्होंने डिप्टी सीएम बनते हुए उतनी नौकरी दी और इसको उन्होंने मुद्दा भी बनाया। क्या आपको लगता है कि वाकई में हुआ था कि तेजस्वी ने दिया था और भरोसा कनेक्ट तो नहीं कर पाए, अपनी सीट्स गंवा रहे हो? ऐसा है, वो लोगों ने पूछा था, लेकिन हमारे सहयोगी पूछा था कि जब डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव तो वो कहा था नहीं, सुन लिया, नहीं वो सुन लिया बात उनका मेरे पास आ गया है। ऐसा है, या उन्होंने जरूर कहा और उनके वर्करों ने भी कहा कि रोजगार वाली सरकार चाहिए जिस तरह से, लेकिन कितना रोजगार और कौन सा रोजगार, यह डाटा उन्होंने नहीं बताया, उस ड्यूरेशन का नौकरी का डाटा नहीं बताया। और दूसरा क्या था कि आप उप मुख्यमंत्री का हैसियत से नौकरी कैसे दे सकते हैं? सरकार तो लीड मुख्यमंत्री करता है भाई, मंत्री नौकरी का अधिकार ना तो यूपीएससी में है, ना बीपीएससी में है, ना एसएससी में है। भाई नौकरी कौन देता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देती है, या जिला बोर्ड देता है। इन तीनों ही संस्थाओं में जहां नौकरी देने की राइट जिस संस्था को है, उसका हेड तो कोई मंत्री होता नहीं है। मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट करता है, मुख्यमंत्री प्रपोजल देता है, तो वो आपके खाते में कैसे चला जाएगा? उस बात को जनता नहीं समझ पाई और इस वजह से लालू प्रसाद के परिवार का हश्र हुआ। सबसे बड़ा कारण था 2-3 चीजें जो लोगों को समझ में आई। उसका अपना मामा साधु यादव, जो कि उनके गुंडई का पार्ट था, उसी ने गाड़ी कब्जा करवाया था मीसा के ब्याह में, शोरूम से गाड़ी तोड़वा लिया था, गहना सोनार की दुकान से गहना उठवा लिया था। वो एक बात बोला कि बहुमत चाहिए बिहार से और बहु चाहिए क्रिश्चियन से, और का बेटी कोई नहीं मिली, और एक अहिर की बेटी आई थी तो उसको मारपीट करके बदनाम कर बेइज्जत करके घर से भगा दिए। यह अभी पहुंच रहा है। और अश्विन, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी भी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। और बिहार में जो उसको लिए देखिए, जो बिहार में बदलाव दिखा है
उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये होना चाहिए था या फिर आरजेडी ही आनी चाहिए थी, जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे? नहीं, ये तो काफी स्पष्ट था ना। देखिए, नजर आ रहा था सबको, और ऑलमोस्ट आपने देखा कि एग्जिट पोल्स जो है उन्होंने भी कहा, हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे और लगातार इस बात को हम लोग कह रहे थे कि एनडीए ही जो है वो नजर आ रही है, वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। अब ये जो हो गया, इसको हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि एकदम सुपड़ा साफ वाली बात हो गई है, जो कि हमारी उम्मीद थी कि 160 आप 165 जले पे नमक छिड़क रहे हैं अमिताभ जी, आरजेडी के जले पे नमक छिड़क रहे हैं, आप बताइए। नहीं, नमक छिड़कना चाहिए और उनको अपने घावों को सहलाना चाहिए, याद रखें, ताकि मेहनत करें अगले 5 साल और तब लड़ने के लिए तैयार हो सके। अगर याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे, तो फिर पिटाएंगे अगली बार। तो अच्छा है कि वो नमक छिड़का जाए, उनको याद रहे और वो जमीन पर मेहनत करें, जुबान पे मेहनत ना करें। अभी थोड़ी देर पहले शक्ति यादव कह रहे थे कि बाहरी को वोट दिए हैं तो जाहिर सी बात है बहरवा जाके पिटाई करिए। अब बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारत देश जो है, यहाँ बाहरी कोई नहीं है। और जो देखिए, ये बहुत एकदम परिणाम जो था ना, उम्मीद से कुछ ज्यादा ही हो गया है। हमें लग रहा था कि 165 से 180 के बीच सीटें आएंगी, लेकिन अब जो है ये जो सुपड़ा साफ वाली बात है, लैंडस्लाइड विक्ट्री है। इसका मतलब है कि जो जंगल राज को लेकर के हाइप क्रिएट किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसने फिर से लोगों के घावों को कुरेद दिया, उनको याद आ गया दिन। और कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मैं आपको कहूं, 3-4 रैलियों वगैरह में जिस तरीके से राजद की रैलियों के बाद या रैलियों के दौरान जो राजद के कार्यकर्ताओं का व्यवहार जो था ना, और अब सोशल मीडिया की वजह से वो लोगों तक पहुंचा कि उनको लगा कि इनका मिजाज बदला नहीं है, ये फिर उसी रूप में उतर आएंगे। तो ये चीज हमेशा भयभीत करती है। देखिए, अपराध मुक्त नहीं होता है समाज, अपराध होते रहते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। अपराध में कई कैटेगरीज होती हैं। 2 मेन कैटेगरीज मान लें, एक व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा दुश्मनी से हो जाए, परिवार में भाई भाई झगड़ गए, एक दूसरे को मार दिए। एक जो होता है, जो कि माफिया होता है, जो चोर गिरोह जो होते हैं, उचक्के गिरोह जो होते हैं, वो संगठित गिरोह बना करके और समाज में लगातार अपराध करने लगते हैं। वो बहुत खतरनाक होता है। राजद के काल में उस संगठित माफिया जो थी, वो गिरोह जो थे, उसके साथ सरकारी लोग आबद्ध हो गए थे, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक हो गया, जंगल राज कहलाया। जब तक सरकार से अलग रहता है माफिया, तब तक तो उसके ऊपर एक्शन कार्रवाई की गुंजाइश होती है, लेकिन जब वो सरकार के ही लोग चलाने लगते हैं माफिया, तो उसको जंगल राज कहते हैं, क्योंकि फिर न्याय की उम्मीद कहीं से नहीं रह जाती है। और यहां तक हालत चली जाती है कि कई बार न्यायालय जो है वो भी विवश हो जाता है। लालू के काल में न्यायालय बहुत बार विवश हुआ, बहुत से लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किसी तरह हो भी गया तो उस पर सुनवाई नहीं होती थी, डर के मारे सुनवाई नहीं करते। देखिए, आपने सुना होगा कि अभी एक दिन पहले राजद के एक नेता ने कहा कि अगर आंकड़ों में तब्दीली होती है और जो नतीजे आते हैं उसमें बदलाव होता है, तो ठीक उसी तरीके से नेपाल की तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि नेपाल जिस तरीके से जला है वैसे ही बिहार भी जलेगा। लेकिन जनता ने एक बात मैं करेक्ट कर दूं, सोनिया, एक बात मैं करेक्ट कर दूं, एक बात मैं करेक्ट कर दूं, राजद के नेता नहीं है, वो तेजस्वी के मामा है। सुशील बाबू राबड़ी देवी को अपना बहन मानते हैं, बकायदा राखी बनवाते हैं, और लालू प्रसाद के 1 नंबर 2 नंबर का हिसाब करता है वो। आपने सुना ही मामा जी ने बोला था, तो रिश्ते में मामा है, तो भांजे के लिए वो जनता की बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। नहीं, इन लोगों के दिमाग में ये है ना कि हम लोग राजा हैं, दरअसल यहीं पे सब गड़बड़ हो जाती है। ये जो परिवार पार्टीवाद जो है ना, परिवारवाद नहीं, परिवार पार्टीवाद, आपके परिवार से 10 लोग रहे राजनीति में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक परिवार पूरी पार्टी पे काबिज हो कि उस पार्टी का कर्ता धर्ता वही होगा, वो उसका मालिक बन गया है, तो और वो जब सत्ता में आ जाता है तो फिर वो राजा की तरह व्यवहार करता है। गड़बड़ यहीं पे ज्यादा होती है। तो हमारे देश में ये जो परिवार पार्टीवाद जो है, इससे बचने की बहुत जरूरत है और इसको खत्म करने की जरूरत है। कैसे लोगों का दिमाग कुर्सी पर बैठते ही उसका व्यवहार बदल जाता है, मालिक की तरह व्यवहार करने लगता है, जबकि जनतंत्र है वो सेवक की तरह उसको काम करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन का व्यवहार देखिए, है तो वो नौकर, लेकिन वो मालिक की तरह व्यवहार करने लगता है, आम जनता को
मैं तो कहता हूं कि जितने अधिकारी कर्मचारी वर्ग हैं, जितने ऑफिसेस हैं, वहां पे जनता जाए, उनके लिए सीटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए और इनको खड़ा रहना चाहिए। इनकी सीटें हटा देनी चाहिए, तो थोड़ा सा शायद दिमाग इनके होश में रहेगा कि हम लोग जनता की सेवा की। होता यह है कि कलेक्टर बाबू अपने बड़ा सा कमरा बना करके 50 लाख खर्च करके और बैठे रहते हैं, तो उनको लगता है कि ये सब मेरा है, और ये जो जनता आ रही है, जो जनता जो मालिक है सरकार की, वो नौकर है, वो सोचते। तो यहीं पे गड़बड़ होता है और यही मिजाज ये नेता लोग कुर्सी पे बैठते हैं तो आ जाता है। चाहे बाबू लोग उनको समझा लेते हैं कि अब आप राजा हैं और उनको गोदी में उठा के घूमने लगते हैं, तो वो लोग भूल जाते हैं कि कहाँ जमीन से संघर्ष करके ऊपर आए। तो बगुए साहब बिगाड़े हैं ना अमिताभ जी, राकेश जी, बाबू साहब ही तो पूरा खेल बिगाड़े। ये अमिताभ जी से है कि मेरे से है? राकेश जी आपसे। देखिए, मैं खुद बाबू साहब हूं, तो ये मेरे से ना ही पूछवाया जाए, नहीं तो बाइस कहा जाएगा। मैं खुद ही बाबू साहब हूँ भैया। बिहार में हमारे लोगों को लोग बदनाम करके सत्ता में आए हैं कि बाबू साहब का बच्चा है, इसी ने मारा है। और जबकि मतलब अगर बाबू साहब नहीं होते, मतलब बाबू साहब का बल नहीं होता, पंडित जी का ज्ञान नहीं होता। आप बाबू साहब है ना, तो हम पहले सवाल आप ही से पूछ ले। मैं वही कर रहा हूँ कि अगर बाबू साहब का बल और पंडित जी का ज्ञान नहीं होता तो अभी तक भैंसे दूर रहे होते। ये नहीं आते सत्ता में। लालू प्रसाद को सत्ता में लाने वाले एक बाबू साहब थे, सरदेश चंद्रशेखर जी। मुलायम सिंह को सत्ता में लाने वाले बाबू साहब थे, सरदेश चंद्रशेखर जी। देश में जो पिछड़ा आयोग आज मतलब जो पिछड़ा समाज उठा है मंडल कमीशन के कारण। मंडल कमीशन का स्थापना कब हुआ? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी थे, उस वक्त मंडल साहब का कमीशन बना। और मंडल कमीशन लागू कब हुआ? जब चंद्रशेखर से विश्वास प्रताप को खतरा हुआ, तब जाकर मंडल कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब वहां भी दो बाबू साहब, एक विश्वास प्रताप बाबू साहब और एक चंद्रशेखर बाबू साहब। और आज भी अगर किसी समाज में पिछड़े समाज के हितों की कहीं बात होती है तो वो सिर्फ राजपूत किया है। और ये लोग बस एक बदनाम करने की बात। हमको एक बता दीजिए कि कोई बाबू साहब ने किसी और जाति के लोगों को अपदस्थ किया हो। राकेश जी को अपना वक्तव्य कंप्लीट करने दीजिए, फिर हम आ रहे हैं आपके पास। नहीं, मैं आप अश्विन जी से पूछिए, अमिताभ जी से पूछिए। मेरा ये कहना चाह रहे थे, बात यहाँ पर बाबू साहब को लेकर के हो रही थी। बाबू साहब ने बिहार में खेला बिगाड़ा था और बाबू साहब को ही दोष दिया जा रहा है। उस सवाल से पहले दोनों हमारे मेहमानों से सवाल है, अमिताभ जी और राकेश जी से, कि यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि SIR 65 लाख जो नाम कटे थे और महिलाओं के खाते में 10,000 जो गए थे, वही बेईमानी और चोरी के दम पे एनडीए सरकार बनाई है। इस पे आप दोनों का टेक क्या है? पहले मैं बोल लेता हूं, पहले मैं तो भूल जाऊंगा। नीतीश कुमार जब पहली बार महिलाओं को साइकिल बांटे थे, उसका चुनाव नहीं था। जब नीतीश कुमार ने महिलाओं को पंचायत स्तर पर आरक्षण दिया था, उसका चुनाव नहीं था। जब नीतीश कुमार ने महिलाओं को राजनीति में भागीदारी दिया था, उसका चुनाव नहीं था। तो आज जो 10,000 रुपया दिए हैं, उसका चुनाव नहीं है, पहली बात। और आप उस कांग्रेस अध्यक्ष से पूछिएगा कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं और स्कूटी दूंगी। लोगों ने भरोसा नहीं किया। यह होता है करेक्टेबिलिटी। आपका साख कितना है? आपके पूज्य पिताजी पर बोफोर्स का एक इल्जाम लगा, आपके पिताजी की सरकार खत्म हो गई और आज तक आप इस स्थिति में नहीं है कि सरकार बना ले। और आपके भाई साहब राफेल चिल्लाते रहे और जनता राहुल फेल समझती रही। तो समझिए कि आपका साख कितना गिर गया है कि आप राफेल कर रहे हैं और राकेश परमार को लग रहा है कि राहुल फेल। आपके पिताजी पर एक बोफोर्स का इल्जाम लगा, सरकार चली गई और आप बोफोर्स के तरह ही राफेल का इल्जाम जनता के मन मस्तिष्क में बैठा नहीं पाए, इसलिए कि आपका राजनीतिक साख खत्म हो गया है। या जिस आदमी पर आप लगा रहे हैं वो चांद है, जिस पर थूकने पर चेहरे पर थूक आती है, चांद तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा मेरे पास और शोध नहीं है। मेरे सीनियर अमिताभ जी है, यह ज्यादा बढ़िया। अमिताभ जी देखिए, जिस तरीके से एनडीए की जीत हुई है उसके बाद से कांग्रेस बौखला गई है और अपनी हार के बाद बौखलाहट, जाहिर सी बात है बौखलाहट तो होगी ही होगी, इसीलिए उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस का तो कोई सवाल ही नहीं था ना। कांग्रेस कहां से सत्ता में आती? कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी और कांग्रेस खुद ही बिगाड़ने पर लगी थी। तेजस्वी इतने प्रधानमंत्री बनेंगे आप राहुल जी कह दिए, उसके बाद भी कांग्रेस जो है उनको मुख्यमंत्री कहने को तैयार नहीं थी, समझौता करने को तैयार नहीं थी।
एक आप यात्रा निकालने के लिए आए और यात्रा निकाल करके और केवल कांग्रेस को प्रमोट कर रहे थे और तेजस्वी बाबू को काट रहे थे। उसके बाद फिर घूमने चले जाते हैं बाहर। यहाँ इतने जबरदस्त इलेक्शन की हालत खराब है, सीटें तय नहीं हो पा रही हैं और आप बाहर घूम के आ रहे हैं। और बाहर घूम के बाहर से आ रहे हैं, उसके बाद दूसरे प्रदेश का मसला उठा रहे हैं। तेजस्वी जी जिन मसलों पे लड़ने की बात कर रहे हैं उस पे आप एक शब्द कहने को तैयार नहीं है, आप अपना ही राग आलाप रहे हैं। और राहुल जी की जो कोटरी है, जो उनके सलाहकार हैं करीबी, मुझे लगता है कि उनको सबको उठा करके किनारे रखना चाहिए। अरे भाई, नेता नहीं ज्यादा समझदार है तो कम से कम उसके सलाहकार मंडल को तो समझदार लाइए, ताकि वो भारत देश की जो बेसिक रियलिटीज हैं उनसे उनको परिचित कराए। और इनका जो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है ना, वो एकदम फ्लॉप है। ये लोग एक भी ठोस तथ्य आधारित कोई मामला उठा करके नहीं निकाल कर ला पाए जिसपे जनता को विश्वास हो कि हाँ, ये जो वर्तमान सरकार है उसकी गलतियां सही रूप में ये सामने लेकर आए हैं। ये जो भी मसला उठाते हैं कुछ दिन के बाद वो खुश हो जाता है, और खुश होता है तो किसकी साख पे असर पड़ता है? कांग्रेस की साख पे असर पड़ता है। तो वो तो सबने साफ साफ देखा है, कांग्रेस की अपनी गलतियां हैं। और जहां तक फ्री बीज की बात है तो सारे दलों ने इनसे बढ़ के, भाई तेजस्वी से बढ़ के तो भारतीय जनता पार्टी या जदयू ने नहीं वादे किए थे, लेकिन बात होती भरोसे की कि कौन कह के करेगा। वो लोगों को पता चल गया था कि कौन कह के कर रहा है, तो वो जितना भी कह रहा है वो 25 ही पैसा कह रहा है तो हाँ, ये दे देगा 25 पैसा, जनता को उम्मीद है। और जो कह रहा है कि हम 2000 रुपया देंगे, 5000 रुपया देंगे, वो नहीं देगा। ये उसको पता है कि वो जैसे ही सत्ता में आएगा कुछ और काम करने लगेगा, सारा पैसा उसके घर में जाने लगेगा। तो इस अविश्वास की वजह से उनकी बातें नहीं ये हुई। तो चुनाव में जब सारे लोग जनता के लाभ की बातें कर रहे थे तो भाजपा ने किया या एनडीए ने किया तो कुछ गलत नहीं किया। सब लोग उसी तल पे लड़ रहे थे, सब लोग बढ़ के वादे कर रहे थे। तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए इस बात को लेके। और एसआईआर में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है 65 लाख नाम कटे, आप 15-20 आदमी ऐसा लाके खड़ा कर दीजिए जिसको गलत ढंग से हटा दिया गया है, आपका सारा मामला ही मैंने फ्लॉप हो गया। भाई, जनता की नजर में आप ऐसी फिल्म बनाते क्यों हैं जिसमें आपका पैसा भी बर्बाद हो, मेहनत भी बर्बाद हो और जनता भूजा खाने के लिए भी ना जाए वहां पे? तो ऐसा नहीं कीजिए कृपया। थोड़े से अच्छे डायरेक्टर्स, हमें लगता जो है अमिताभ जी कि ये भीतरे काटेंगे लेकिन सामने से आके कुछ नहीं बोलेंगे, इनका वही हाल है। अश्विन, आप कुछ कहना चाहते हैं? अमिताभ जी से मेरे एक सवाल है। एक सूबे के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो चुनाव आयोग के मुख्य उनको ज्ञानेश्वर कुमार को बधाई दे डाली। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि 65 लाख वोट काटे, 21 लाख जोड़े और एनडीए को जिताए। तो ज्ञानेश्वर कुमार को पूरा श्रेय जाता है, उन्होंने पूरी कोशिश की, उनको बधाई। नहीं तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसके जमाने में जो 7 बार या 9 बार जो एसआईआर हुआ है तो वो इसी काम के लिए करते थे क्या? और अगर इतना कॉन्फिडेंट थे तो ले आते। अरे 65 लाख काटे थे नंबर, 65 आदमी ले आते उठा के कि इनका गलत काट दिया, एक नहीं ला पाए। अब आप उसके बाद इस तरह बातें करते हैं तो देखिए, इसीलिए मखौल बनता है। जब लोग समझ जाते हैं कि ये तो खाली ढोल है, खाली आवाज कर रहा है, ठोस इसके अंदर कुछ है नहीं है।